यार मिंकी, क्या कोर्ट सिर्फ कंपनसेशन ही देता है? नहीं चिंटू, कोर्ट कभी कभी स्पेसिफिक रिलीफ भी ग्रांट कर सकता है, जैसे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और प्रॉपर्टी की रिकवरी। और अब बात करेंगे ये कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ गॉट इजी। आज हम पढ़ेंगे एक सिंप्लीफाइड मैनर में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 को। स्टार्ट कर लेते हैं कि सबसे पहले तो ये एक्ट आया कहाँ से। सबसे पहले ये इंडिया में पास किया गया था 1877 में, फर्स्ट पॉइंट। और ये किसके ऊपर बेस्ड था? ये बेस्ड था न्यूयॉर्क कोड 1862 का जो ड्राफ्ट बना था, उसके ऊपर हमारा क्या बना था? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो किस कब आया था? 1877 में। और उसकी बार बार अमेंडमेंट होने की वजह से क्या रिप्लेस कर दिया गया था इसे? 1963 के एक्ट के साथ। तो आइए बात करते हैं कि ये न्यूयॉर्क कोर्ट पे तो था, बट इसका बेसिस क्या था? कौन से कोर्ट में बनाई? इक्विटी कोर्ट्स में बनाई। चलिए अब पढ़ते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। हमने जाना कि हमें सिर्फ कंपनसेशन ही नहीं मिलती, हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मिलती है। फिर हमने पढ़ा कि ये कहाँ से आया? न्यूयॉर्क कोर्ट से आया। हमने पढ़ा ये इंडिया में कब आया? 1877 में आया। फिर हमने पढ़ा कब ये 1963 का क्यों रिप्लेस हुआ। फिर हमने पढ़ा किसके द्वारा डेवलप किया गया? कोर्ट ऑफ इक्विटी के द्वारा। नाउ क्या रीजन था इसे लाने का? क्यों लाया गया इसे? इट वॉज टू प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स प्राइमरी राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जो सिर्फ कंपनसेशन को देकर ही प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहे थे, जिनके लिए स्पेसिफिक रेमेडीज की जरूरत थी, उन्हें प्रोवाइड करने के लिए आया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो अब बात करी जाए इसमें रेमेडी कैसे मिलती है। हमने ये तो देख लिया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल सकती है कॉन्ट्रैक्ट की, हमें प्रॉपर्टी की पोजेशन की रिकवरी हो सकती है, बट ये कैसी रेमेडी है? डिस्क्रिशनरी। तो अगर बच्चों अब हम पढ़ें कि डिस्क्रिशनरी होता क्या है, इसका मतलब होता है कि ये कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट देना चाहे तो दे भी सकता है, नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकता। मतलब कि अगर ये उसे कोर्ट को लग रहा है कि ये देनी चाहिए तो वो देगा, अगर उसे लग रहा है कि इसकी जरूरत नहीं है, कंपनसेशन या फिर किसी और वजह से बेटर कंपनसेट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है इस ब्रीच को, तो वो कोर्ट नहीं देगा। अब अगर देखा जाए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। मिंकी, इस एक्ट में इतने सेक्शंस हैं, इसे कैसे याद करें यार? सो डोंट वरी, हम इसे एक सिस्टमैटिक सीरीज में पढ़ेंगे, हर वीडियो में एक पार्ट को डिस्कस करते हुए। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें 42 सेक्शंस आ जाते हैं टोटल। और अगर इसकी डिवीजन चैप्टर्स में देखें तो चैप्टर्स में देखें तो इसमें 8 चैप्टर्स आ जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर आता है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसकी हमने बात की अभी के अभी, जिसको हमने एग्जाम्पल में पढ़ा कि पोजेशन मिल सकती है प्रॉपर्टी की। सेकंड चैप्टर आ जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड आ जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ आ जाता है हमारे पास रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बच्चों। फिफ्थ है कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिक्स्थ आ जाता है डिक्लेरेटरी रिलीफ। 7 आ जाता है इंजंक्शन एंड 8 आ जाता है परपेचुअल इंजंक्शंस। आई नो अभी आप सभी को ये नाम्स बहुत डिफिकल्ट लग रहे होंगे कि भाई ये क्या भला है, बट डोंट वरी, जैसे हमने अभी इसका एक कच्चा चिट्ठा फरोल दिया, पता कर लिया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है, क्यों बना, कैसे आया, वैसे ही हम हर एक चैप्टर को एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे चैनल को और बने रहना पड़ेगा इस चैनल पे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकें इसको और इसे मास्टर कर सके। सो डोंट नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लॉ गॉट इजी एंड stay tuned for tomorrow's video that's going to be on recovery of property. Thank you so much.